से हमने यहाँ का चक्र बनाया। अब ये तीसरी फसल मिलने के बाद, दूसरी फसल लेने के बाद, पहली हुई चौला फली की, दूसरी हुई प्याज की, तीसरी फसल हम लोग यहाँ पे, जैसे मैंने कहा कि वहाँ एरोग्रीन लगाएंगे धनिये में, वैसे यहाँ एरोग्रीन लगा देंगे। इस तरह से तीसरी फसल होगी एरोग्रीन की। तो वर्ष में 3 वर्ष में एक बार हर प्लॉट में एरोग्रीन आना चाहिए। 3 वर्ष में एक बार एक खेत में कम से कम 3 टन गोबर खाद डलनी चाहिए। इस तरह से हमारा 20 एकड़ का प्लानिंग, हमारा प्रति वर्ष हम 7-7 एकड़ एरोग्रीन का प्लानिंग बनाते हैं कि 7 एकड़ में एरोग्रीन बनना चाहिए, 7 एकड़ में गोबर खाद 3 टन गिरनी चाहिए। ये खर्च हम लोग करते हैं उसमें, क्योंकि उसमें का पैसा ये खर्च भी करते हैं। बमुश्किल 5% हमारा खर्च होता है उसमें। अब 5 से 10% अगर हमने 10% भी कर दिया खर्च, तो भी हमारे पास धन काफ़ी सिलक रहता है। लेकिन रिलेशंस बनते हैं हमारे जीवों के साथ, हमारे मिट्टी के साथ, हमारे प्रकृति के सभी घटकों के साथ। और समाज में जब ये अनाज जाता है तो उन्हें बिना जहर की ये सब्जियां उपलब्ध होती है। तो अभी ये उपज देखिए, अब इसकी क्वालिटी देखिए आप। अभी केमिकल की अगर ये प्याज होती तो सारे छींटे छींटे पत्तों पे आ जाते हैं। इसका पत्ता कितना ग्रीन है और कितना मुलायम है। ये इतनी बढ़िया सब्जी जब समाज के अंग खाएंगे तो उनके लिए स्वास्थ्यवर्धक होगा, और इसके ऊपर रोग प्रतिकारक क्षमता अपने आप नेचर निर्माण कर देता है। इसीलिए इसमें एक रोग भी नहीं आता कोई ज़्यादा। हम लोगों ने जैसे अलग अलग जगह देखे हैं कि कैसे मिश्रित खेती होती है। तो ये 1 एकड़ में हम लोगों ने यहाँ पे सोयाबीन लगाया था। सोयाबीन ये तेल बीज है, लेकिन हमारा सृष्टि के साथ पूरी तरह से तालमेल है। इसीलिए हम लोगों ने कहा कि सोयाबीन की उपज कम से कम 10 क्विंटल प्रति एकड़ हमें इसकी उपज मिलेगी इस वर्ष। क्योंकि पहले वर्ष में गोबर खाद डाला था, फिर उसमें मूंग की फसल ली थी, फिर एरोग्रीन डाला था, तो उसकी उर्वरकता इस कदर बढ़ी कि इस वर्ष हमें 1 एकड़ में 16 क्विंटल इसका सोयाबीन की उपज मिली। अब 16 क्विंटल इतनी उपज मिल जाने के बाद हम बोले कि 6 क्विंटल हमें ज़्यादा मिला है, तो करीब 18,000 की फसल ज़्यादा हुई है। तो माँ ने हमें 18,000 ज़्यादा दे दिया है। तो हम लोगों ने सोचा कि अब दूसरी फसल यहाँ मेथी की ली जाए। तो पूरे इसमें दूसरी फसल हमने मेथी की ली थी। देखिए इसके अभी इसकी जुताई होकर कुछ अवशेष बचे हैं। ये क्रॉप बताते हैं, ये क्रॉप बताते हैं कि यहाँ मेथी की उपज ली गई थी। तो दूसरी फसल हमने सोयाबीन के बाद मेथी ली, क्योंकि तेल बीज जो होता है वो ज़मीन से ज़्यादा उर्वरक लेता है। वहाँ की उर्वरकता घटती है तेल बीजों से। सोयाबीन ये तेल बीज है। हमें पता है कुदरती खेती तो करना है, हमें सोयाबीन भी लेना है, मूंगफली भी लेना है, सूर्यफूल भी लेना है, लेकिन जो भी तेल बीज लेंगे या कपास लेंगे वहाँ की उर्वरकता घटेगी। तो दूसरी फसल ऐसी होनी चाहिए कि ज़मीन की उर्वरकता बढ़ाए। तो हम लोगों ने मेथी की फसल ली। मैंने कहा कि 3 साल में एक बार गोबर खाद गिरना चाहिए, तो हमने शुरुआत यहीं से की जहाँ से तेल बीज लगाए। तो यहाँ देखिए हमने गोबर खाद डालना आरंभ कर दिया। अब ये हम लोग गोबर खाद डाल रहे हैं। तो पहली फसल हमने सोयाबीन ली, दूसरी नाइट्रोजन फिक्सेशन करने वाली जो नत्र का स्थिरीकरण होता है वो फसल ली। अब यहाँ पे फिर गोबर खाद डाल दी। अब ये गोबर खाद डालने के बाद हम यहाँ पे हरा धनिया लगाएंगे। इस तरह से तीसरी फसल होगी हमारा हरा धनिया की। चौथी फसल वो हरा धनिया, तीसरी फसल ये करीब मई तक हमारी समाप्त हो जाएगी, अप्रैल तक ये समाप्त हो जाएगी धनिया की फसल। तो अप्रैल के लास्ट में हम लोग यहाँ पे चौला फली लगा देंगे। इस तरह से चौला फली ये ज़मीन को उर्वरक बनाने का काम करेगा। तो हमने सोयाबीन की फसल, मैं समझता हूँ कि ये तेल बीज है, इसके ऊपर उर्वरक बढ़ाने वाली फसलें लेंगे तो नेचुरल फार्मिंग होगी। तो हमने ऐसी सम्मिश्र खेती की कि ये खेत में अलग अलग प्लॉट वाइज, क्योंकि मुझे मेथी लगाना है, लेकिन मैं सारी फसलें एकत्रित लगा दूंगा तो मेथी के लिए जगह नहीं बचेगी। तो मैंने मिश्रित खेती की, लेकिन मेरी सुविधा के अनुसार की। इस तरह से हर प्लॉट में अलग अलग फसलें लगाकर वो बड़ी खेती में ये प्लानिंग बनाया कि बड़ी खेती में सारी फसलें एक साथ लगाना नहीं जमेगा। तो उसके कुछ पैरामीटर हमने बदले कि नेचुरल फार्मिंग के कई पैरामीटर हमें बदलने होंगे, तो किसान इसके तरफ आकर्षित होंगे और वो सहजता से कृषि करने लगेंगे। हम लोगों ने अब ये सोयाबीन के बाद ये गोबर खाद डाल दी। तो ये गोबर खाद से उर्वरकता बढ़ेगी, चौलाई फली से फिर उर्वरकता बढ़ेगी। तो अगले वर्ष का चना यहाँ पे बेहतरीन आएगा, अगले वर्ष का गेहूँ यहाँ पे बेहतरीन आएगा, जो भी फसल लगाएंगे वो बेहतरीन आएगी। इस तरह से हम लोग ज़मीन के उर्वरकता को ये पहला महत्व देते हैं कि माँ की ताकत बढ़े। माँ की ताकत बढ़ेगी तो पैसा अपने आप आएगा। फिर इस तरह से हम लोगों ने यहाँ पे प्लानिंग किया। तो मेथी से यहाँ 40 क्विंटल हमें उपज मिली, और 40 क्विंटल मेथी अनायास से बहुत अच्छे दाम मिले। वो 20 रुपये किलो में बिकी पूरी मेथी।
अब 40 कुंटल उपज होके 20 रुपये किलो में बिकने के बाद आप सोचिए कि उसका पैसा कितना होगा। तो हम लोग माँ ने दूसरे फसल में इतना दे दिया कि सोयाबीन की फसल हमने लगाई, हमें पता था कि ये माँ की शक्ति को कम करेगा, लेकिन दूसरी फसल लगा दी तो माँ ने उसका, हम माँ का विचार करते हैं, तो 40 कुंटल उपज हुई मेथी की, और मेथी से 20 रुपये किलो के दाम मिले। इस तरह से 80,000 रुपये मेथी जैसे फसल से रिकॉर्ड होता है अपने आप में। ये एक तो वो रिकॉर्ड बनते हैं नेचुरल फार्मिंग में ही, क्योंकि उसमें एक समर्पण की भावना है, प्यार की भावना है कि मिट्टी के साथ प्यार का रिश्ता, वो प्यार के रिश्ते की वजह से फिर पैसा अपने आप आने लगता है। सोयाबीन से भी पैसा मिला, वो भी 48,000 की फसल हुई, 18,000 रुपये उसका खर्च भी अगर निकाल दे तो 30,000 उसमें बचे। फिर मेथी से उसका 20,000 रुपये, क्योंकि कमीशन ही 8,000 रुपये हो गया दलाल का, वो माइनस अगर 20,000 का खर्च निकालो तो 60,000 फिर मेथी से बच गए। इस तरह से दो ही फसल से इतना मिलते ही ये हो गया कि नहीं, ये माँ को गोबर खाद दिया जाए। इस तरह से हम लोगों ने यहाँ का ये व्यवस्थापन किया। हम लोगों ने विभिन्न फसलें लगाई। वैसे एक फसल को सुरक्षा देने वाली फसलें, यानी एक फसल पे सारे शत्रु कीट, जिसे शत्रु तो कोई हमारा है ही नहीं, लेकिन हमने मान लिया जो फसल को नुकसान करता वो शत्रु, जो नहीं करता वो मित्र, तो सारे कीटों का जमावड़ा हो, ऐसी फसलों का फिर हमने एक पूरे क्षेत्र में प्रतिवर्ष, जैसा 20 एकड़ में 1 एकड़ हमेशा हम गेंदा और अम्बाड़ी लगाते हैं, तो ये अम्बाड़ी की फसल हमने लगाई, अम्बाड़ी में ही गेंदा लगाया है हम लोगों ने। इस तरह से हम लोगों ने ये फसल को एक सुरक्षा के लिए कि बाकी सारे फसलों के कीट वहाँ जमा हो जाए और वहाँ जाके अंडे देने लगे, मित्र कीट आके उन अंडों को खाने लगे, ये दृष्टि ध्यान में रख के कि मुझे कोई स्प्रे तो नहीं मारना, लेकिन मुझे नैसर्गिक तरीके ढूंढने हैं, तो नैसर्गिक तरीकों के तहत हमने ये क्रॉप को सिलेक्ट किया है। अब ये क्रॉप सिलेक्ट किया तो अम्बाड़ी हमने जून महीने में लगाते हैं, सितंबर में इसमें फ्लावरिंग आ जाती है, और वैसे ही वो जो गेंदा लगाया है वो गेंदा को भी सितंबर में फूल आ जाते हैं, एक लाइन अम्बाड़ी की और एक लाइन गेंदा की। इस तरह से हमने उसकी सेट किया। तो हमें 1 एकड़ में अम्बाड़ी ये करीब 2 कुंटल इसकी उपज हो रही है। इसकी पंखुड़ियों की, पंखुड़ियाँ हम लोग इसके काट के सुखा के फिर बेचते हैं, वो 250 रुपये किलो में बिकती है, यानी 50,000 रुपये की पंखुड़ियाँ और 15,000 रुपये खर्च आता है, यानी वो ट्रैप प्लांट बोल के भी काम हुआ और 45,000 रुपये की उपज भी हुई। 4 कुंटल उससे बीज निकलता है, बीज का तेल बनता है, पंखुड़ियों से जैम बनती है, जेली बनती है, शरबत बनता है, उसके साथ में ही उसका हर्बल टी बनती है, नानाविध प्रकार के उसके व्यंजन बनते हैं। वो व्यंजनों के साथ उसका वैल्यू एडेड भी होता है, अगर हम समूह में मिलकर वो काम करें तो और भी ज़्यादा आमदनी। हमने लगाया ट्रैप प्लांट बोल के, पैसा भी मिला उससे। इस तरह से हम लोगों ने अम्बाड़ी का क्रॉप, उसमें गेंदा लगाया। इस वर्ष दाम नहीं थे तो 1 एकड़ में 20,000 रुपये के करीब हमें गेंदे के फूलों से भी पैसा प्राप्त हुआ। इस तरह से अम्बाड़ी से, गेंदे के फूल से, और 3 क्विंटल हमें उसका बीज की उपज हुई। अब 3 क्विंटल वो हमारा 40 रुपये किलो में पूरा अम्बाड़ी का बीज बिकता है, 40 रुपये किलो में बिका तो 12,000 रुपये वो हुए। इस तरह से 50,000, 12,000, 62,000 और 20,000, 82,000 रुपया कुल उसमें आमद हुई। 30% उसमें का खर्च चले गया, यानी करीब उसमें 24,000 रुपये हमारे खर्च में हो गए, बाकी मुनाफे में रहा। इस तरह से उसके ये फसल ने पूरे खेत की सुरक्षा भी की और उपज भी बढ़ाई। हम लोगों ने यहाँ पे जैसा मैंने कहा था कि अम्बाड़ी और गेंदा लगाया, तो एक लाइन हम लोगों ने यहाँ पे अम्बाड़ी की लगाई है और एक लाइन गेंदा है, और एक लाइन अम्बाड़ी है और एक लाइन गेंदा है। इस तरह से एक लाइन अम्बाड़ी, एक गेंदा, एक अम्बाड़ी, एक गेंदा लगाया। अम्बाड़ी गेंदा हमारा दीपावली पे समाप्त हो जाता है, दीपावली के बाद इसका हार्वेस्टिंग चालू हो जाता है। इस तरह से 2 फसलें ली। यहाँ से सारा खेत का कीट नियंत्रण तो हुआ ही। अब हम लोगों को इसने कीट नियंत्रण के लिए लगाया, लेकिन पैसा भी दिया। पैसा दिया तो हमने कहा कि 3 वर्ष में एक बार गोबर खाद डालना है, तो चलो यहाँ से शुरुआत की जाए। इस तरह से यहाँ गोबर खाद डाल के हम इसके बाद में फिर दूसरी फसल ककड़ी की लेंगे यहाँ पे, यानी अम्बाड़ी, अम्बाड़ी के बाद ककड़ी। इस तरह से दूसरी फसल यहाँ पे ककड़ी की आएगी हमारी। ये ककड़ी हम लोग करीब फरवरी के लास्ट में लगाते हैं। फरवरी के लास्ट में लगाते हैं तो अप्रैल के लगभग में उसका बेताशा उपज मिलती है। उसका पौधों की संख्या ज़्यादा रख देते हैं, एक एक पौध से हमें 1 से 2-2 किलो तक उसी ककड़ी की उपज मिलती है। इस तरह से कम से कम हम उसका जो प्लांट पॉपुलेशन है वो 10,000 के करीब रखते हैं। 10,000 का हमने प्लांट पॉपुलेशन रखा, 1 किलो भी मिला तो हमें 10,000 तक की नेचुरल ककड़ी हम लोग लगाते हैं, तो हमारी ककड़ी 10 रुपये किलो से कम कभी बिकती नहीं है। इस तरह से हम लोग अब एक गोबर खाद डालने के बाद फिर फरवरी में यहाँ पे दूसरा क्रॉप, तो हमने यहाँ अम्बाड़ी भी लगा दी। तो हम देखते आ रहे, चना लगाया, कद्दू लगाया,
प्याज लगाया, धनिया लगाया, सोयाबीन लगाया, अंबाड़ी लगाई, उसमें गेंदा लगाया, इसी तरह हमने धान लगाया। पूरी सम्मिश्र खेती की है यहाँ पे, और सम्मिश्र खेती करके नेचर को एक खड़ा करने का काम किया कि ये सम्मिश्र व्यवस्था से ही हमारी ज़मीन की उर्वरकता बढ़ेगी। जिस तरह से हमने सम्मिश्र व्यवस्था इनकी की, उसी तरह से पानी को, खेत के पानी को खेत में 100% रोकने का भी काम किया है। अब वो पानी हमने कैसा रोका वो अब हम आपको आगे बताओ। भोजन की व्यवस्था तो भूमि से होगी, हवा की व्यवस्था पेड़ों से होगी। तो हम लोगों ने यहाँ पे पहले वर्ष में पेड़ लगाने आरंभ किए थे। तो वो पेड़ों की श्रृंखला देखिए आप, हमने पीपल का पेड़ लगाया है, आम का पेड़ लगाया है, नीम का पेड़ लगाया है, जामुन का पेड़ लगाया है, फिर नीम के लगाए हैं, फिर जामुन के हैं। इस तरह से हमने पूर्व पश्चिम कतारें बनाई इस खेत में, और वो कतारें आज देखते देखते 10-10 फीट तक ऊंचे हो चुके हैं वो पेड़। इस तरह से पूर्व पश्चिम पेड़ों की कतारें हमने कई वर्षों के अध्ययन के बाद ये तय किया कि पेड़ों की प्लानिंग कैसे होनी चाहिए खेत में। तो इसमें हमारा 10% एरिया इसके छाया के नीचे जाता है, लेकिन पेड़ों के वजह से जो खुला 90% का एरिया है, ये 10% के नुकसान के एवज में 50% की उपज, 90% जो खुला एरिया है वहाँ पे उपज बढ़ती है पेड़ों की वजह से। तो बात समझ में आई, हवा सिर्फ ये हमारी ज़रूरत नहीं, ये सृष्टि की ज़रूरत है, सृष्टि के सारे घटकों की ज़रूरत है। वो घटक के सहारे हम अपनी उपज बढ़ा सकते हैं। मैंने आपको जैसा पूर्व पश्चिम कतारें बताई, तो वो कतारों में जैसे नीम, जामुन, आम, पीपल, वैसे ही हम लोगों ने फनस के भी पेड़ लगाए। ये फनस हमने जैसे ही ये कृषि भूमि खरीदी, उसी समय हमने जुलाई महीने में पहला काम ये किया कि यहाँ 200 पेड़ लगाए। उन्हीं पेड़ों में इनकी, ये देखिए कटहल के पेड़, ये दूसरा कटहल का पेड़। अब ये देखिए कटहल का पेड़ मेरे से बड़ा हो गया 1.5 साल में। प्रकृति कितने तेजी से खड़ी होती है ये समझ में आता है। अब इसके साथ में 2 पेड़ों के बीच में नींबू लगा दिया, तो वो पेड़, एक कटहल का पेड़, जामुन से जामुन मिलेगा, आम से आम मिलेगा, लेकिन ये पेड़ जैसे बढ़ेंगे, तो मैंने कहा कि 10% का नुकसान होगा। नुकसान का है का, हर पेड़ से मुझे फल मिलेंगे, वो फल मेरी उपज तो बढ़ाएंगे ही। इस तरह से एक ये फनस का कटहल का पेड़ है, कम से कम 5-5 हज़ार रुपये का एक बिकता है। हम लोगों ने इसके 100 पेड़ लगा रखे हैं, यानी सालाना 5 लाख रुपए की आमद सिर्फ इन कटहल के पेड़ों से होगी। उनके बीच में नींबू लगाए हैं, तो नींबू से भी आमद होगी, कटहल से भी आमद होगी। ये कब होगा? जब हम लोग पानी को भी समझेंगे और हवा को भी समझेंगे। पानी के सहारे ही इनकी उपज होती है। अब ये देखिए, ये कटहल का पेड़ जो है मेरा, आज मेरे से बड़ा हो गया। अब ये मेरे से बड़ा हो गया, यानी आज मेरे से 10 फीट के करीब चले गया। अब ये पेड़ धीरे धीरे मुझे 5 साल में ये खेत को पर्यावरणीय खेत बना देगा। इस तरह से हम लोगों ने तापमान, जो एक गंभीर समस्या बनने वाली है हमारे खेत में, वो गंभीर समस्याओं से हमने पेड़ों के द्वारा निजात पाने की सोची है। हम लोग विभिन्न प्रयास करते हैं, अलग अलग जगह अलग अलग प्रयोगों के कि पेड़ों की महत्ता क्या है, विभिन्न पेड़ एक जगह लगाए तो क्या उसके रिजल्ट मिलेंगे। तो हम लोगों ने देखिए एक ही जगह यहाँ गुलर का भी पेड़ लगाया है। ये गुलर का पेड़ देखिए आज 10 फीट से ऊंचा हो गया है, 1.5 साल में ये 10 फीट से ऊंचा चले गया है। तो ये हमसे प्यार कर रहा है, उतनी तेजी से इसकी वृद्धि भी हो रही है। इसके बाजू में हमने आम का पेड़ लगा दिया। अब ये आम की पत्तियां देखिए कितनी मोटी है। हम देख रहे हैं कि ये 3 पेड़ एक साथ क्या काम करते हैं। आम की पत्तियां गिरेगी, वो कैसा खाद बनाएगी, गुलर की पत्तियां, तो तीनों से कैसा मिलेगा। हो सकता है इसके 10 साल बाद नतीजे मिले, लेकिन हम कई पेड़ों को, जैसे 3 पेड़ यहाँ लगाए, वैसे ही 11-12 पेड़ों को एक साथ लगा के वहाँ का पर्यावरणीय जो अभ्यास है, वो भी अभ्यास हम लोग पेड़ों के, क्योंकि हम लोगों ने पेड़ों से प्यार करना सीख लिया है। हम 10% ज़मीन जाएगी इसकी चिंता नहीं करते, ये पेड़ होंगे तो मेरी खेती की, पूरी खेती की उपज बढ़ेगी, ये बात समझ में आ गई। तो नेचुरल फार्मिंग ये 3 मुद्दों से जुड़ के होती है। एक भोजन से, भोजन की सृष्टि का चक्र, भोजन सिर्फ आदमी का नहीं, मानव का नहीं, तो संपूर्ण सृष्टि के हर घटक के भोजन को ये हम पुनर्जीवित करें, या जो नष्ट हो गया उसको पुनर्जीवित करने का प्रयास करें। इस तरह से हम भोजन मिट्टी से प्राप्त कर सकते हैं, पेड़ों से हवा प्राप्त कर सकते हैं। इस तरह से हम लोगों ने पेड़ों की प्लानिंग की है। हर 100 मीटर पे हमने एक कतार लगाई है पेड़ों की। खेत में ये करीब 300 मीटर लंबा खेत है, तो 300 मीटर में 3 कतारें इस तरह से पेड़ों की लगाई है। वो 200 पेड़, इनका पर्यावरणीय वैल्यू, एक पेड़ 4.5 किलो ऑक्सीजन देगा
ऑक्सीजन का 1 सिलेंडर बाजार में लेने जाओ दवा के उसमें दवाखाने में जो इस्तेमाल होता है 1,000 रुपये का होता है 1 किलो का। तो इसका कितना हुआ रोज का वैल्यू? 4,500 रुपये का ऑक्सीजन देगा। तब आप सोचिए कि 80 साल की उम्र है तो 80 साल में कितना हो गया। तो इसका द्रव्य के रूप में भी अगर आप देखो तो इकोनॉमिक्स बोलते हैं हम, इको पहले लगा है, नॉमिक्स बाद में लगा है। तो पर्यावरण से ही इकोनॉमिक्स बनता है। अगर ये जब जब उद्ध्वस्त होगा तो उसमें महत्वपूर्ण है भोजन, पानी, हवा। ये जब जब क्षतिग्रस्त होगी तब तक इकोनॉमी उद्ध्वस्त होगी। इकोनॉमी द्रव्य से नहीं, हमें प्रकृति से जोड़ के इकोनॉमी को समझना होगा। हमने विभिन्न फसलें जैसे देखी है, उसी तरह यहाँ हमने 2 एकड़ में केला लगाया है। केला ये लगाने के पीछे हमारा ये था कि हमें इससे अच्छी आमदनी हो सके, ऐसा हमारा ये विचार था। हम लोगों ने इसमें खाद की जगह एरोग्रीन का इस्तेमाल किया। वो एरोग्रीन काट के पूरा मल्च उसी में कर दिया था। फिर बाद में हम लोगों ने ये केला जब तैयार हो गया तो इसको बिक्री के लिए निकाला। हमने दलालों को दिखाया तो उन्होंने हमें 5 रुपये